गोमपाड़ में 2009 में जब बीजेपी की सरकार थी 17 आदिवासी मारे गए। जिन 17 लोगों को मारा गया उनको न्याय की बात सुप्रीम कोर्ट से लेकर के किसी सरकार ने, किसी हुकूमत ने ये बात नहीं कही कि ये 17 लोगों को किसने मारा। वो कौन लोग थे जिन्होंने उस बच्चे का हाथ काट डाला? वो कौन लोग थे जिन्होंने उस औरत की बेटी को मार दिया? वो कौन लोग थे जिन्होंने कि जिस बच्चे ने अपना बाप खो दिया? क्यों खोया, कैसे क्या हुआ? तो सर, जिस तरीके से आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है और लगातार अब तो ये जो है सब बढ़ता जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस देश का पूरा जो तंत्र है वो तंत्र दरअसल जिस तरीके से विकसित हुआ है, जिस तरीके से वो डेवलप किया गया, उसमें आदिवासी कहीं है ही नहीं। वो आदिवासियों को इग्नोर करके वो तंत्र दरअसल डेवलप हुआ। लिहाजा जब इस तंत्र में आदिवासी फंसते हैं या अपने लिए न्याय से लेकर के तमाम तरीके की चीज़ों की मांग जब करते हैं, हिस्सेदारी की मांग करते हैं, तब वो तंत्र उनके खिलाफ खड़ा हुआ नज़र आता है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में आदिवासी कहीं अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए, कहीं अपने पहाड़ को बचाने के लिए, कहीं ज़मीन को बचाने के लिए, कहीं जंगल को बचाने के लिए, तो कहीं पर अपने खुद के लिए न्याय की मांग करते हुए, लड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। हम अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम हर घर तिरंगा फहरा रहे हैं, डीपी भी बदल करके तिरंगा के प्रति अपना सम्मान जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस देश का जो आदिवासी है, जिसकी आबादी लगभग 12 करोड़ के आसपास है, वो आदिवासी अभी भी इन सब से कहीं दूर खड़ा हुआ है। उसे अभी भी उस धारा में इतना हिस्सेदार नहीं बनाया गया कि वो प्राउडली ये कह सके कि मैं भी अपनी डीपी बदल लूँ या मैं भी अपने घर पे तिरंगा लगा सकूँ। वो इतना भी काबिल नहीं बना पाए हम लोगों से, हमारे देश के हुक्मरान बना पाए। और हुक्मरानों ने दरअसल शुरू से आज तक देखें तो आदिवासियों को एक तरीके से ये समझिए कि डेटा के बतौर इस्तेमाल किया। कुछ ऐसा डेटा जो जनगणना रजिस्टर में दर्ज था, कुछ ऐसा डेटा जो वोटर लिस्ट में मौजूद था, कुछ ऐसा डेटा जिसके नाम पर पॉलिसीज़ बननी थी, करोड़ों का फंड दाएं-बाएं करना था, कुछ ऐसा डेटा, कुछ ऐसे लोग जो ऐसी जगहों पर रह रहे थे जहाँ पर रिसोर्सेज है, जहाँ पर खनिज संपदा है, उन खनिज संपदाओं से डिस्प्लेस करने के लिए उस डेटा का इस्तेमाल किया गया। और आज़ादी के बाद से लेकर आज तक यही किया जा रहा है। वो कांग्रेस की सरकार हो, वो बीजेपी की सरकार हो या कोई थर्ड फ्रंट की सरकार रही हो, किसी ने भी आदिवासियों को ध्यान में रख करके इस देश की नीतियाँ नहीं बनाई। अगर नीतियाँ उस तरीके से बनी होती तो आज इस देश का आदिवासी इस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ रहा होगा। हम गोमपाड़ के आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए आए हुए हैं। गोमपाड़ में 2009 में जब बीजेपी की सरकार थी 17 आदिवासी मारे गए, 17 आदिवासी मारे गए। कुछ एक्टिविस्टों ने डिमांड की, जिसमें हिमांशु कुमार जी भी एक है, उन्होंने कहा कि इन आदिवासियों को न्याय दिया जाए और इन लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो 17 आदिवासी लोग मारे गए हैं, इसके ऊपर एक जांच कमेटी बैठे, वो जांच करे, पता लगे किसने मारा। लेकिन हम देखते हैं 2009 के केस का जजमेंट 2022 में आता है और जिन्होंने याचिका दायर की, जिन्होंने न्याय की मांग की, उनके ऊपर फाइन लगा दिया गया। कहा गया कि आप डिफेम कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिन 17 लोगों को मारा गया उनको न्याय की बात सुप्रीम कोर्ट से लेकर के किसी सरकार ने, किसी हुकूमत ने ये बात नहीं कही कि ये 17 लोगों को किसने मारा। वो कौन लोग थे जिन्होंने उस बच्चे का हाथ काट डाला? वो कौन लोग थे जिन्होंने उस औरत की बेटी को मार दिया? वो कौन लोग थे जिन्होंने कि जिस बच्चे ने अपना बाप खो दिया? क्यों खोया, कैसे क्या हुआ, उसकी जानकारी आज की तारीख में किसी के पास नहीं है। और ना ही इस देश के हुक्मरानों को या न्यायपालिका को इस बात की चिंता है। ये तो तय है कि इस देश का बाहर का व्यक्ति आकर के उन 17 लोगों का हाथ नहीं काटा होगा, ये तो तय है। सर, लगातार जो बात की जाती थी आदिवासियों को हिस्सेदारी की, तो अब तो आदिवासी राष्ट्रपति बन चुके हैं, फिर भी आपको आंदोलन करने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, एक चीज़ मान के चलिए कि आदिवासी के राष्ट्रपति बन जाने से राष्ट्रपति कोई एक कौम का, एक जाति का राष्ट्रपति नहीं होता है। राष्ट्रपति हमेशा राष्ट्र का मुखिया होता है।
राष्ट्रपति हमेशा स्टेट का हेड होता है, तो वो सबके लिए समान है। वो चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, अल्पसंख्यक हो, सबके लिए एक समान है। वो किसी के लिए पार्शलिटी नहीं करता है। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि हमने आदिवासी को बना दिया ताकि उसका इस्तेमाल वोट बैंक में किया जा सके, लेकिन उसके पास ऐसा नहीं है कि वो आदिवासियों के लिए विशेष तौर पर कुछ कर सके। राष्ट्रपति सत्ता का न्याय करेगा। लेकिन एक चीज़ ये देखिए कि राष्ट्रपति का जो पूरा का पूरा पद है, जिस तरीके का सिनेरियो है, उस सिनेरियो में राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को बनाया जाता है, हमेशा अक्सर ये देखने को मिला है, जो पार्टियों के प्रति लॉयल हो। जिस पार्टी ने उसको प्रमोट किया, जो पार्टी उसको बना रही है, उसके प्रति लॉयल हो। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को लाया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म विशेष का क्यों ना हो, और वो पार्टी के लिए काम करता है, न कि समाज के लिए। समाज जहाँ द्रौपदी मुर्मू साहिबा के प्रेसिडेंट बनने से पहले लड़ रहा था, वो आज भी लड़ रहा है। हम एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनसे ये अपील कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप शेड्यूल 5 एरिया जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसकी कि मुखिया आप खुद हैं, राष्ट्रपति जिसका मुखिया होता है, आपके अंतर्गत वो आता है, तो आप उस पर ध्यान देंगे, ये हम एक उम्मीद करके चलें। जी राष्ट्रपति अभी आप कहते कि सबके लिए समानता होगा, तो जो इस वक्त राष्ट्रपति है तो वो क्या समानता की बात करेगी? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो वही प्रोविजन किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में वही प्रोविजंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से राष्ट्रपति सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट देगा, वो बायस नहीं हो सकता है, क्लियर है। लेकिन क्योंकि आदिवासियों के मसले में थोड़ा सा स्पेसिफिक मामला है, संविधान की अनुसूची 5 जिसके तहत आदिवासी एरियाओं को गवर्न किया जाता है, उसका हेड जो है वो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, या अभी द्रौपदी मुर्मू साहिबा हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की हेड है। उनके पास पावर है कि अपनी पावर का उपयोग करते हुए इन इलाकों में तमाम तरीके के जो मूवमेंट चल रहे हैं, तमाम तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं, तमाम तरीके के जो असंतोष है, जो आंदोलन लोग कर रहे हैं, उन मसलों को वो डायरेक्टली उसमें इंटरफेयर कर सकती है। ऐसा बाकी मामलों में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में। तो ऐसे में हम उनसे ये उम्मीद ही कर रहे हैं कि वो न्याय की जो है मांग करें। सर, ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर एक आपने टिप्पणी करी है महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, उसके विषय में क्या देखिए, हमारे देश के नेताओं का जो कैरेक्टर है, खास करके जेंडर को लेकर के जो बायसनेस है, वो कूट कूट के भरी हुई है। भगत सिंह कोश्यारी साहब ने जो कहा राष्ट्रमाता सावित्रीबाई के बारे में और राष्ट्रपिता फूले जी के बारे में, वो कहीं से भी अगर देखें तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता जो जिम्मेदार पद पर है, जिसने भी अगर राष्ट्रमाता और राष्ट्रपिता के काम के बारे में थोड़ा भी जानकारी है, वो इस तरीके का अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन आप देखिए, इधर अधीर रंजन चौधरी साहब हैं, वो प्रेसिडेंट साहिबा को राष्ट्रपत्नी कहते हैं, उधर वो सावित्रीबाई फूले और जो है फूले साहब के बारे में, जो है महात्मा फूले के बारे में इस तरीके से कहते हैं। हम कर्नाटक विधानसभा में पॉर्न देखने वाले विधायकों के भी केस हम लोगों के सामने हैं। तो इस तरीके से बहुत केस हैं जो अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि इस देश के तमाम जो नेता हैं वो जेंडर के मामले में, खास करके महिलाओं के प्रति कितने द्वेष भाव से भरे हैं, कितने कास्टिस्ट हैं, कितने फ्यूडल हैं, वो नेचर उनका बार बार में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, और वही कोश्यारी साहब ने किया। जी।